हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की। चैप्टर चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हम लोग प्रश्न उत्तर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस आपने लास्ट सेशन में देखे थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस you several meter away, but to get the smell from cold food you have to go close. जब आपको कभी कभी हम लोग देखते हैं कि गर्म खाना या खाना बन रहा होता है किचन में, तो बहुत दूसरे रूम में या बहुत दूर तक भी हमारे पास उसकी महक पहुंच जाती है, ठीक है ना। लेकिन वही खाना अगर थोड़े समय बाद ठंडा हो गया है, फिर हमें उसकी स्मेल नहीं आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये डिपेंड कर रहा है उस खाने से निकलने वाली वो गैस जो है। जब वो गर्म खाना है तो गर्म गैस निकल रही है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो रैंडम मोशन होगा, इधर उधर जाएंगे और दूर तक आपका फैलेंगे, विसरण अधिक होगा। और अगर वही खाना ठंडा हो गया है तो फिर इस प्रकार की एज सच कोई गैस नहीं निकल रही है, ठंडी गैस है, दूर तक विसरित नहीं होगी, तो महक दूर तक नहीं जाएगी। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे as the particles of hot food have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particle of cold food. Okay? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पदार्थ के कण हैं उनकी विशेषताएं बताइए। तो पदार्थ के कणों की 3 मुख्य विशेषताएं पढ़ी थी आपने वैसे, लेकिन आप और भी अन्य विशेषताएं बता सकते हैं। क्या क्या विशेषताएं थी? एक तो पार्टिकल का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी जो कण है वो बहुत छोटे हैं। दूसरा, यहाँ पर कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपने क्या पढ़े थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। इसके अतिरिक्त क्या था? कण जो रहता है वो लगातार गति में रहता है, ठीक है ना। चलिए, सो पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा आणविक स्थान होता है कणों के बीच में। पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच में आकर्षण होता है, आकर्षण का बल होता है। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, जो पार्टिकल्स है वो लगातार मोशन में रहते हैं। एंड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, धीरे बोलो थोड़ा। पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। ओके, की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हैं, यानी कि गति की अवस्था में है, और पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको क्या कहा जाता है? डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? एकांक आयतन जो है, सपोज 1 मीटर क्यूब है, ठीक है ना, तो 1 मीटर क्यूब में आपका कितना द्रव्यमान है, वही उसका क्या होगा? घनत्व होगा। देखो समझिए, अंक आयतन का मतलब क्या है? वॉल्यूम का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास, इक्वल टू 1, ठीक है ना। एकांक आयतन बोला तो एक कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर क्यूब हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। का वॉल्यूम का मान 1 हो गया, तो नीचे वाला आपका जब किसी भी
किसी भी जो नंबर है या संख्या है कोई भी, उसके बटे में अगर आप 1 लिखते हैं तो उसका मान वही रहता है। जैसे 4/1 करेंगे तो वैल्यू 4 ही रहेगी, तो मास अपॉन 1 करेंगे तो मास ही रहेगा, डेंसिटी का वैल्यू। तो यही बोला गया है कि यहाँ पर क्या लिखा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में या एकांक या प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान है वही उस वस्तु का या पदार्थ का घनत्व है। ठीक है ना, वही क्या हो गया, घनत्व हो गया, जो द्रव्यमान है उस एकांक आयतन में। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा और मास कम होगा तो डेंसिटी की वैल्यू भी घटेगी। यानी कोई वस्तु है जो बहुत ज्यादा स्थान घेर रही है लेकिन उसमें द्रव्यमान कम है तो उसका घनत्व भी कम होगा। वहीं पर अगर कोई वस्तु जिसका वॉल्यूम कम है, जिसका मतलब वो स्थान कम घेर रही है लेकिन उसका द्रव्यमान अधिक है, तो फिर उसका घनत्व भी अधिक होगा। इस प्रकार से समझिए। तो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयन। ओके, तो यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उनको आपने घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। समझ रहे? तो बढ़ता हुआ क्रम यानी कि जिसका घनत्व सबसे कम होगा, यानी जिसका आयतन अधिक है और उस अधिक आयतन में आपका मास कम होगा तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, तो उसका सबसे पहले आप रखेंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एयर जो होगी वो सबसे कम घनत्व आपका रखेगी। ठीक है, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी आ जाएगा, देन कॉटन, देन वाटर, देन हनी, चॉक एंड आयन। तो सबसे अधिक जो डेंसिटी है वो आयन की है। समझ रहे हैं? और वैसे भी हमने पढ़ा है कि ठोसों का घनत्व अधिक है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है, जैसे कॉटन है, कॉटन आपका सॉलिड में आएगा लेकिन फिर भी उसका वाटर से कम है आपका डेंसिटी। क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो बहुत हल्की है ना। अगर आप कहें कि 1 kg हमने कॉटन लिया है और उसी की तुलना में 1 kg आप वाटर लें तो 1 kg वाटर आपका कम स्थान घेरेगा, यानी उसका आयतन कम है, मास दोनों का सेम है 1 kg। लेकिन अगर आप किसकी बात करें, कॉटन की बात करें, तो वो 1 kg में आपका ज्यादा वॉल्यूम उसका आएगा, तो इस वजह से उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। इस तरह से समझिए। ठीक है, तो किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, जिसमें से कि लगाएगा, वायु अलग शब्द है, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक और लोहा। चलिए, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की विशेषताओं के आधार पर उनमें अंतरों को सारणीबद्ध करना है। ठीक है, तो कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाओं पर बात की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस पर हमने बात की। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे: शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। कितने मार्क्स में पूछा गया और किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए, उसके आधार पर आप लोग इनमें डिफरेंसेस बता देंगे। सॉलिड की बात करें तो शेप फिक्स था, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है, गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं है। वॉल्यूम की बात करें तो ओनली सॉलिड्स हैव फिक्स वॉल्यूम, और अदर देन सॉलिड, लिक्विड एंड gases have not fixed volume। ओके, या नो फिक्स वॉल्यूम आप बोल सकते हो। इन दोनों में फिक्स वॉल्यूम नहीं है, फिक्स शेप भी नहीं है, अगर आप ऐसे बोले। लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान से समझिए, सॉलिड के पास फिक्स शेप है, ठीक है ना, आकार उसका क्या है, निश्चित है। जब आप द्रव की बात करते हैं उसमें कोई निश्चित आकार नहीं, नो फिक्स शेप। आप उसको ग्लास में डाल रहे हैं उसका शेप ले रहा है, टम्बलर में डाल रहे हैं उसका शेप ले रहा है, बीकर में डाल रहे हैं उसका शेप ले रहा है, बीकर के अलावा आप किसी बॉटल में डाल रहे हैं उसका शेप ले रहा है, किसी कोनिकल फ्लास्क में डाल रहे हैं उसका शेप को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस तरह से लिक्विड अपना शेप बदल रहा है अकॉर्डिंग टू दी कंटेनर। ठीक है ना, कंटेनर के हिसाब से। दूसरा, गैस की बात करें तो इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि मोस्टली गैस आपका क्या कर रही है, जिस भी कंटेनर में डाल रही है उसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, सिंपल सी बात। वॉल्यूम की बात करेंगे, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम है,
ठीक है ना। ये जितना स्थान यहाँ पर घेर रही है, अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूं तो यहाँ पर भी वो उतना ही स्थान घेरेगी। समझ रहे हैं। देन अगर लिक्विड की बात करेंगे, इसमें भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ओके, और फिक्स्ड वॉल्यूम की वजह से ही आप क्या देखते हैं कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो चाहे आप उसको 1 लीटर की बोतल में रखिए, वो 1 ही लीटर आयतन ग्रहण करेगी। उसी को आप 5 लीटर के किसी कैन में रख दीजिए तो वो उसमें भी 1 लीटर आयतन ही ग्रहण करेगी। तो उसका आयतन फिक्स है। ऐसा नहीं है कि उस 1 लीटर को पानी को आपने किसी 5 लीटर के वेसल में डाला तो उसने पूरा वहां पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो वो वहां पर भी 1 ही लीटर ग्रहण करेगी। इसका मतलब लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है। ओके, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ये जिस भी कंटेनर में डाले जा रहे हैं उनको जितना आयतन मिल रहा है वो पूरे आयतन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वहां पर, और जो आपकी वॉल्स होती है कंटेनर की उनको भी हिट करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है पार्टिकल्स की। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी की बात करेंगे तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं, जैसे ये पेन में बता रही हूँ तो ये कैसा है, रिजिड है। और रिजिडिटी मैंने आपको बताया था, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि जो वस्तु है या पदार्थ है वो अपने शेप को रिटेन करने का प्रयास कर रही है। क्या किसके उसमें, आप जब बाहर से आउटसाइड फोर्स जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे बचने के लिए आप बोल सकते हैं, या उसके विरोध में वो अपना क्या कर रही है, सेम जो उसका शेप है उसको रिटेन करती है, मेंटेन करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो उसी को रिजिडिटी कहा जाता है। अब मैं इसमें आउटसाइड फोर्स लगा रही हूँ पर ये अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये रिजिड है। इसकी फ्लूइडिटी की बात करेंगे तो ये फ्लूइडिटी नहीं है, इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं। लिक्विड और गैसेस को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लिक्विड रिजिड नहीं, ठीक है ना, और फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, फ्लो करते हैं, आपका स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बह रहे हैं, सिंपल नॉर्मल कंडीशंस पर। ओके, देन गैसेस की बात करेंगे। गैसेस भी रिजिड नहीं है और फ्लो करती हैं, लेकिन सभी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है उनके लिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा आणविक आकर्षण बल बोल सकते हैं, ठीक है, या कणों के बीच में जो आकर्षण है उस पर बात कर सकते हैं। तो वो आपका यहाँ पर मैक्सिमम होता है सॉलिड्स के बीच में, है ना। इसीलिए आपको किसी सॉलिड को तोड़ने में भी बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है ना। लिक्विड्स में जल का एग्जांपल ले लो, आराम से आप पानी में हाथ डाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो ठोसों की तुलना में आपका कैसा है, वीक है। और अगर आप गैस की बात करें, जैसे हम यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, मैं आसानी से एयर में अपना हैंड पास कर पा रही हूँ, हाथ मूव कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कण है एक तो दूर दूर है, दूसरा अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है उनके बीच में और भी दुर्बल प्रकृति का है, जिसको मैं इजीली तोड़ पा रही हूँ। ठीक है ना। देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो आपका कणों के बीच में बहुत कम स्पेस हमें देखने को मिलता है, या नेग्लिजिबल स्पेस भी आप कहीं कहीं पर पढ़ते हैं सॉलिड्स के कणों के बीच में। ये ठोस है, इसके जो कण हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन कणों के बीच में स्थान है वो भी दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हैं। देन अगर आप लिक्विड्स की बात करेंगे, इनमें स्पेस थोड़ा अधिक होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, और गैसेस में मैक्सिमम आपका स्पेस देखने को मिलता है। ठीक है। देन कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी भी क्या है आपका, आप किसी पर बाह्य बल लगा रहे हैं और कोई पदार्थ में अगर उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान है तो वो पास पास आ रहा है, यही सिंपल सी बात है। अब कंप्रेसिबिलिटी भी आपका वेरी करेगी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, यानी अगर भौतिक अवस्था बदलती है तो संपीडिता भी बदलती है। समझ रहे, क्योंकि आप कह रहे हो ठोस के कण जो है वो ऑलरेडी बहुत पास पास है। ठीक है ना। ठोस को अगर आप देखें, ठोस के कण कैसे हैं, समझो, ठोस के कण कुछ ऐसे हैं, बहुत कम रिक्त स्थान है। तो अगर आप इस ठोस पर इधर से भी बल आरोपित करें, इधर से भी बल आरोपित करें तो थोड़ा सा ही पास आएंगे। समझ रहे हो। या आप कह सकते हैं कि ये इतने पास हैं अपने कि इनको और पास नहीं लाया जा सकता है। तो उस केस में कंप्रेसिबिलिटी कैसी हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, यानी नगण्य हो जाएगी, है ना।
आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि आपकी सॉलिड स्टेट में है, अगर आप उन पर बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं टू कंप्रेस देम और उनको संपीड़ित करने के लिए, तो आप क्या देखते हैं कि जब आप उन पर बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल लगाने से आप चाह रहे हैं कि कण पास पास आए, तो वो कण पास पास नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ऑलरेडी पास पास है, उनके बीच में रिक्त स्थान नहीं है। तो आप कह सकते हैं उनकी संपीडिता कैसी है? नगण्य। लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करें और लिक्विड्स में हम कह रहे हैं कि थोड़ा आपका स्थान है बीच में इस प्रकार से, तो अगर आप इन पर बल आरोपित करते हैं तो इन कणों को और पास पास आप ला सकते हैं। तो ये क्वाइट कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी इनकी भी नहीं होती है। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करें और उनके कण, क्योंकि आपको पता है रैंडमली कहीं पर भी हैं, तो अगर आप इस पर बाह्य बल आरोपित करें तो ये हाईली कंप्रेसिबल होती है, उच्च संपीड़िता इनकी होती है। क्यों? क्योंकि आप इसके कण बहुत दूर दूर हैं, गैस के कण बहुत दूर दूर हैं, और जब आप उस पर दबाव बना रहे हैं तो उन कणों को आप बहुत पास ला सकते हैं और उनको बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, विशेषताएं थी जो आप लोगों ने देखी। आकार पर हम लोगों ने बात की, आयतन हो गया, दृढ़ता, तरलता, कणों के बीच आकर्षण बल, कणों की स्थिति किस प्रकार है, संपीड़िता, और एक और होता है विसरण, उस पर भी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है ना? ये सारे टर्म्स हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिए थे। चलिए, आज के सेशन में एक और पॉइंट है जिसमें हमने रीजन बताना है। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर। तो हम बता रहे हैं ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका कोई गैस को फिल किया गया है, बंद है यहाँ से, ठीक है ना? गैस को फिल किया गया। अब उस गैस के क्या होंगे? पार्टिकल होंगे, क्योंकि पदार्थ है आपका तो कण होंगे उसके, और उसके कण क्या है? इस प्रकार से ये वॉल है कंटेनर की, दीवार होगी ना उस बर्तन की कोई, तो उस पर क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं कहीं कहीं पर, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, सभी जगह कहीं पर भी हिट कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है आप बोल सकते हैं। तो क्यों होता है बताओ? सेम चीजें आ रही हैं, गैसों के कणों के बीच में स्थान बहुत अधिक है, पहली चीज। दूसरा, जिस बर्तन में आपने इनको डाला है, गैस की आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जहां पर आपने बोला कि उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, गतिज ऊर्जा गैस के कणों में बहुत अधिक होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और उसके अलावा गैस के कण रैंडम मोशन में होते हैं, कहीं भी गति करते हैं, इधर उधर कहीं भी भाग रहे होंगे, ठीक है ना? तो वो रैंडम मोशन के कारण, काइनेटिक एनर्जी अधिक होने के कारण वो क्या कर रहे हैं? कहीं भी जा रहे हैं। और फिर दीवार की, सपोज ये आपका कंटेनर है और इसकी वॉल है इस तरह से, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो कहीं भी जा रहे हैं, तो कहीं पर भी हिट कर रहे हैं कंटेनर की वॉल पे, ठीक है? तो जब वो हिट कर रहे हैं इसका मतलब वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? वहां पर बल लगा रहे हैं या दबाव बना रहे हैं, आप बोल सकते हैं। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। A gas exerts pressure on the walls of the container because the molecule of the gas are in constant random motion due to high kinetic energy। ठीक है ना? क्योंकि जो आपके क्या है यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, जिनको मैं पार्टिकल्स भी बोल रही हूँ, जो गैस के अणु हैं या फिर कण हैं, वो लगातार गति में है। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अधिक है। गति में तो सभी होते हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक है, इस वजह से वो रैंडम मोशन भी दिखा रहे हैं, बहुत अधिक कंपन है। These molecules constantly vibrate, move and hit the wall of the container, thereby exerting प्रेशर ऑन इट। ओके, और वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि मोशन अधिक है, रैंडम मोशन है, और साथ ही वो हिट कर रहे हैं वॉल को, और वॉल को हिट करने के साथ साथ वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसके बाद। ओके, क्लियर है? बर्तन की दीवार पर दबाव या दाब लगाती है। ठीक है, क्यों लगाती है? गैसीय अवस्था में कणों की गति
अनियमित और तीव्र होती है, इस कारण के ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको और भी पूछे जा सकते हैं, सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस हैं। और रीजन क्योंकि सारा आपका किस पे जा रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, फिजिकल जो अपने स्टेट्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर ही जा रहा है। ठीक है ना, तो उनको अगर अच्छे से पढ़ा है, बेसिकली आपने अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस को अच्छे से पढ़ा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ी है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। ठीक है, हमारे पास एक वुडन टेबल है, आपके पास है, आप जहां पर बैठे होंगे चेयर में टेबल का यूज कर रहे होंगे। वुडन टेबल की स्थान पर आप वुडन चेयर बोल सकते हैं, वुडन कोई भी वुडन फर्नीचर का नाम आप ले सकते हैं जो आपके आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, उसको सॉलिड क्यों कहा जा रहा है, बताओ क्यों कहा जा रहा है उसे सॉलिड, बताओ। देखो, सॉलिड कहा जाने का मतलब वुडन टेबल यानी लकड़ी की मेज जो है उसको ठोस क्यों कह रहे हैं। वो लकड़ी की मेज जब से आप उसको देख रहे हो, सपोज आप उसको 1 साल से देख रहे हैं, 2 साल से देख रहे हैं, या 1 दिन से, 2 दिन से, अभी आपने उसको देखना शुरू किया, थोड़ी देर तक उसको देखते रहिए, उसका आकार आपका निश्चित है। ठीक है ना, तोड़ वोड़ दिया तो शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर वो नॉर्मल रखी हुई है कहीं पर तो वो वैसी ही है उसका शेप। आपने उसको वहां से उठाकर दूसरे स्थान पे रख दो, उसकी शेप वही रहेगी। इस क्लासरूम से उठा करके दूसरी क्लासरूम में रख दीजिए, उसका शेप वही। ठीक है, जितना, यानी पहली चीज आकार निश्चित हो गया, और आकार निश्चित किसका होता है, सिर्फ ठोस का होता है। आपको पता है द्रव का और गैसों का कोई आकार निश्चित नहीं होता। क्लियर है, आयतन की बात करेंगे आप लोग, तो वहां पर अगर आप उस मेज को देख रहे हैं तो जितना स्थान उसने इस क्लासरूम में आपका ऑक्यूपाई किया था, जितना स्पेस को, जितना स्थान उसने यहाँ घेरा था, जब आप उसको दूसरी जगह पर रख रहे हैं तो वहां भी वो उतना ही स्थान ग्रहण कर रही है या घेर रही है। तो आयतन भी उसका क्या है बच्चे, निश्चित है। आकार निश्चित हो गया, आयतन निश्चित हो गया, दो चीजें यहाँ पर क्या हो गई है, निश्चित हो गई। ठीक है, आकार और आयतन किसका निश्चित होता है, देखिए आयतन तो आपका लिक्विड्स का भी निश्चित होता है, लेकिन उसके साथ साथ आकार निश्चित किसका होता है, ठोस का होता है। तो आप उस वुडन टेबल को, या वुडन चेयर है, या वुडन का कोई भी आपका लकड़ी का कोई भी फर्नीचर हो सकता है, उसको आप ठोस कह सकते हैं कि उसकी उसकी शेप कैसी है, यहाँ पर आकार जो है निश्चित है, डेफिनिट है या फिर फिक्स्ड। क्लियर, इसके अलावा एक प्रकार की रिजिडिटी है उसमें, रिजिड है वो, और आपने बोला था ठोस जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, समझ रहे हैं। जब आप उसमें हाथ रख रहे हैं तो आपका हाथ आर पार नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि कण जो है वो बहुत पास पास है, और दूसरा वहां पर अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल है। ओके, तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखें, आप बोल सकते हैं कि मेज जो है वो बह नहीं रही है, और बहने का गुण सिर्फ द्रवों और गैसों में देखा जाता है, ठोस बहते नहीं है, क्योंकि मेज भी बह नहीं रही है, इसका मतलब वो क्या है, ठोस है। ओके, तो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लोग बता सकते हैं कि जो हमारे पास मेज है वो कैसी है, ठोस अवस्था में। द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। ओके, क्या कहा गया है, जो लकड़ी की मेज है, उस लकड़ी की मेज के जो कण होंगे या अणु होंगे, जो भी है उसमें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो आपस में एकदम टाइटली पैक्ड है, वो एक दूसरे से एकदम क्या है, टाइटली पैक्ड हो रखे हैं। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनके बीच में कोई स्थान नहीं है। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, मेज को दबाएं तो आकार नहीं बदलेगा अपना। इट कैन नॉट फ्लो, ये बहता भी नहीं है। ऑल all these characteristics are of solid, so wooden table should be called a solid. ओके, क्योंकि ये सारी जो विशेषताएं हैं वो केवल हमें ठोसों में देखने को मिलती हैं, इसका अर्थ क्या है कि मेज जो है वो भी आपका एक ठोस। ठीक है,
लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं है। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। ओके, इसी प्रकार से प्रश्न अगर मेज का ही ना आए, किसी और चीज का भी आ जाए, तब भी आप कर लेंगे आसानी से। समझ रहे हैं ना? आपको यही देखना है। अगर सपोज प्रश्न आ गया कि आपके सामने जो पीने वाला पानी है उसको वो द्रव क्यों कहलाता है, जब द्रव कहलाता है तो क्यों, तो आप बताएंगे पानी को अगर मैं बॉटल में देख रहा हूँ तो वो बॉटल का आकार लिए हुए, अगर मैं उसको ग्लास में डालता हूँ तो उसका आपका शेप ले रहा है, उसका आकार ग्रहण कर रहा है। किसी और वेसल में डाल रहा हूँ तो वो उसका आकार ग्रहण कर रहा है, तो उसका आकार निश्चित नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द वेसल अपना शेप चेंज कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं पानी को बाहर उस सीमा में बांध कर ना रखूं, यानी मैं उसे बर्तन से बाहर निकालूं, तो मैं क्या देखता हूं कि पानी क्या कर रहा है, बहने लगता है। ठीक है, और वो सभी दिशाओं में नहीं बह रहा है, सिर्फ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में बह रहा है, जहां पर कि ऊपर से नीचे हुए बहते हुए वो मुझे दिखता है। आप कहें कि वहां पर उसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है वाटर की, है ना? बाउंड्री कब थी, जब वो वेसल के अंदर था, जैसे ग्लास के अंदर था या बॉटल के अंदर था, तब उसकी एक सीमा थी वहां पर। लेकिन जब मैं उसको बाहर निकालता हूं तो कोई उसकी एज सच बाउंड्री नहीं है। तो इस तरह से हम द्रवों में ही यही गुण देखते हैं। लेकिन अगर मैं आयतन की बात करूं तो अगर वो 250 ml वाटर था और मैंने उसको ग्लास में रखा था तो उसने 250 ml आयतन ही वहां पर ग्रहण किया था। अगर मैं उसको सेम 1 लीटर की बोतल में ट्रांसफर कर दूं तो उस 1 लीटर की बोतल में भी वो 250 ml ही स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो आयतन उसका निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, और ये गुण द्रवों में पाया जाता है, इसलिए हम पानी को द्रव कहते हैं। We move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. वायु में अपने हाथ को इजीली मूव कर पा रहे। वायु क्या है? पदार्थ है ना? पदार्थ है। अब ब्लॉक ऑफ वुड, ये सपोज एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये भी आपका पदार्थ है। दोनों चीज पदार्थ है। वायु जो यहाँ आसपास है वो भी पदार्थ है, आपके आसपास भी आपके आसपास भी वायु होगी, और ये जो लकड़ी का ब्लॉक जिसे मैं कह रही हूँ ये भी आपका पदार्थ है। इसके अलावा आपके सामने टेबल है, वो भी आपका क्या है? पदार्थ है। तो दोनों चीजें पदार्थ हैं। ये जो वायु है उसमें इजीली मूव कर पा रही हूँ अपने हैंड को, अपने हाथ को आसानी से घुमा सकती हूँ या हिला सकती हूँ। लेकिन अगर इसके ऊपर मुझे हैंड अपना मूव करना होगा तो मैं नहीं कर पा रही, मेरा हाथ आर पार नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं ना? ये करने के लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट लगेगा। ओके, क्योंकि कराटे एक्सपर्ट आपने देखे होंगे, जो आप लोगों में से कई बच्चे करते होंगे, तो जो कराटे एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड या फिर जैसे आपका ब्रिक होती है, ईंट होती है, उसमें से भी हाथ को आर पार कर लेते हैं। लेकिन हाथ मैं भी घुमा पा रही हूँ, मैं कराटे एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप में से जो भी कराटे एक्सपर्ट नहीं है वो भी वायु में अपने हाथ को घुमा सकते हैं। लेकिन सेम विद ब्लॉक ऑफ वुड, सेम चीज जो हम लकड़ी के टुकड़े के साथ देख रहे हैं वहां पर नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों है कि वायु में हाथ को घुमा पा रहे हैं लेकिन टेबल से हमारा हाथ आर पार नहीं जा रहा है? तो देखो समझो, जब हम वायु की बात करते हैं, वायु का दूर दूर है, ठीक है, के टुकड़े की बात कर रहे हैं। लकड़ी में हमारे कण क्या है? पास पास है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप बताइए, अगर हम सिर्फ कणों की स्थिति पर भी बात करें तब भी हमें दिख रहा है कि यहाँ खाली स्थान है, तो हमारा हाथ आराम से आर पार हो जाएगा। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आकर्षण का बल है वो प्रबल प्रकृति का है। तो बल, अगर हम इन दो कणों, सपोज ये दो कण है, ये एक कण है, ये दूसरा कण है, ये आपस में बहुत मजबूत आकर्षण बलों से आपका जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको तोड़ अलग करने के लिए
बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये प्रबल बलों से जुड़े हुए, समझ रहे हैं? आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जब आप इतना ही बल लगा सकते हैं तभी ये अलग हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो कराटे एक्सपर्ट इस केस में क्या कर रहा है, उतना ही बल लगा रहा है, उतना बल लगा रहा है, इसलिए ये अलग हो रहे हैं, यानी उसका हाथ आर पार जा रहा है लकड़ी से, समझ रहे हो? ये कण है, ये आपका लकड़ी है, सपोज इसमें क्या है, कण होंगे छोटे छोटे, वो कण प्रबल बलों से आपका जुड़े हुए हैं, तो इसको तोड़ने के लिए आपको इतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना उन कणों के बीच में है, उससे अधिक लगाना पड़ेगा। ओके, लेकिन जब आप वायु के केस में बोल रहे हो तो वायु लूजली बॉन्डेड है, आप बोल सकते हैं, या अट्रैक्शन का फोर्स उतना प्रबल नहीं है, वीक है, वहां पर वीक बल है, तो थोड़ा सा भी आपका बल लग रहा है यहाँ पर तो ये अलग हो रहा है, समझ रहे हैं? कण यहाँ पर भी है, एक कण ये है, दूसरा कण ये दूर दूर स्थित है। दूसरा, जो बीच में उनके आकर्षण का बल है वो कैसा है, दुर्बल प्रकृति का है, तो जैसे ही थोड़ा भी बल लग रहा है वैसे ही वो टूट जा रहे हैं और अपना हाथ पार उससे, हाथ जो है उससे आर पार हो जा रहा है, ठीक है ना? सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वी कैन सी to the same through a solid block of wood, we need a karate expert, ठीक है ना? Why? It is because the molecules of air has less force of attraction between them and a very small external force can separate them and pass through it. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वायु के जो कण है वो कण आपस में बहुत लूजली बॉन्डेड है, या आप बोल सकते हैं अट्रैक्शन का फोर्स वहां पर वीक है, ठीक है ना? और वीक होने के कारण अगर थोड़ा भी बल उतना लग रहा है तो वो बल टूट जाता है और हमारा हाथ आर पार हो जाता है। बट इन केस ऑफ सॉलिड, लेकिन ठोसों के केस में द मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स में क्या है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि कणों के मध्य आकर्षण का बल प्रबल प्रकृति का है। द पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड ड्यू टू दिस फोर्स, और टाइटली बॉन्डेड है एक दूसरे से इस फोर्स के कारण। हेंस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू सॉलिड, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहे हैं, कराटे एक्सपर्ट लगा रहे हैं, और तभी वो अपने हाथ को लकड़ी से आर पार कर पाते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं, तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम नगण्य होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। क्लियर है? Why does the temperature remain constant during the change of state? ये क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके लाएं। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, ये आपका होमवर्क का प्रश्न है। ओके, चलिए। और ठोस, द्रव और गैस में बहुत अच्छे से अंतर को पढ़ करके आएंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।